नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो इस वीडियो के अंदर हम भारत के परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को विस्तृत रूप से पढ़ने और समझने वाले हैं। और सबसे पहले हम परिचय के ऊपर चर्चा करेंगे। परिचय पर चर्चा करते हुए मैं आपसे सबसे पहले कहना बताना चाहूँगा आपको कि देखिए, ये हमारा पूरा ग्लोब है और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है हमारे पास? तो कुल क्षेत्रफल है हमारे पास 51 वर्ग किलोमीटर। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में आपको पता है एक चीज, इसके अंदर से लगभग 14.84 करोड़ हमारे पास स्थल है। और फिर हम इसके बाद बात करें, लगभग 36.16 करोड़ क्या है हमारे पास? जल है। और जब हम इसकी बात करें कि हमारे पास ये पूरा 100%, और 100% में से हमारे पास लगभग 14 करोड़ वर्ग किलोमीटर हमारे पास स्थल, और फिर हमारे पास जल। दोस्तों, हम भारतीय भूगोल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात को समझने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, जो कि इंदिरा कॉल थोड़ा गलत बन गया है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप एक बार समझ लीजिएगा कि दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है ना हमारा, ये है हमारा क्या? गिलगित वाला स्थान। और गिलगित के अंदर हम इसको बात करते हैं तो ये है हमारा इंदिरा कॉल। ठीक है। और आपके जब इसकी हम देशांतर की बात करें, देशांतर और अक्षांश, हालांकि हम दोनों की बात करने वाले हैं, लेकिन क्योंकि हमारा उत्तरी बिंदु, सबसे पहले अक्षांश के संदर्भ में बात करेंगे। और अक्षांश की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों, आपको पता है कि अक्षांश यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट से नॉर्थ है। ठीक है। जो लद्दाख वाला रीजन है के अंदर हमें दिखाई दे। दोस्तों, अब हम भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें। दक्षिणी बिंदु की जब हम बात करते हैं तो ये है, हम तमिलनाडु स्टेट में पहुंच जाते हैं, और तमिलनाडु स्टेट में पहुंचने के बाद हम कर्नाटक को, तमिलनाडु के अंदर कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी में जब हम बात करें तो हमारा 1.8 डिग्री 4 सेकंड नॉर्थ, ये सब नॉर्थ है। 8 डिग्री 4 सेकंड नॉर्थ, ये सेकंड का निशान है दोस्तों। देखिए, ये तो डिग्री का निशान है और ये है सेकंड का। ठीक है? और 1 डिग्री के अंदर 60 सेकंड होती है। कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम हमारे भारतीय भूगोल के भीतर सबसे महत्वपूर्ण अक्षांशों पर। और अक्षांशों की बात करें तो सबसे पहले है हमारे पास यहाँ 0 डिग्री अक्षांश। और 0 डिग्री से कितना डिग्री ऊपर रहेगी? 8 डिग्री 4 सेकंड। दोस्तों, जब हम देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर में बात करते हुए हम चलेंगे सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर? मैं देशांतर के संदर्भ में रेड कलर यूज लेता हूँ। देशांतर के संदर्भ में हम चलेंगे कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो हमारे पास यहाँ जो देशांतरीय स्थिति है वो है 97 डिग्री और 25 सेकंड। ठीक है। और ये है ईस्ट। और जब हम इसकी बात करते हैं तो आपको पता है कि किबुथु नामक स्थान है, और किबिथु नामक स्थान पर हमारे 97 डिग्री 25 सेकंड ईस्ट जो देशांतर है वो यहाँ से गुजरते हैं, और जो भारत की पूर्वोत्तर या पूर्व के अंदर सर्वाधिक विस्तृत अक्षांश रेखाओं में से एक है, जो कि 97 डिग्री 25 सेकंड है। दोस्तों, ऐसे ही हम भारत के पश्चिमी तट पर जाते हैं तो भारत के पश्चिमी तट की सीमा को देखते हैं। आपको दिखाई देगा पश्चिमी तट पर एक गुजरात के भीतर कोरम होता है, और माता या मोता,
जो कि हमें देशांतरीय स्थिति की बात करें तो देशांतरीय स्थिति में 68 डिग्री 7 सेकंड मतलब 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट अक्षांश की बात करता है। और जब हम इस प्रकार की स्थितियों को बताते हैं तो आप पाएंगे कि लगभग यहाँ भारत का जो विस्तार है, देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार, तो वो लगभग समान है लेकिन इसकी दूरी भिन्न भिन्न है। जब दोस्तों हम देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो ये देशांतरीय स्थिति है तो आप देखेंगे कि ये भी लगभग 29 डिग्री या 18 मिनट, ये भी हम कह सकते हैं, इतना फैला हुआ है। और जबकि हम इन दोनों की बात करेंगे, ठीक है, तो ये भी लगभग उतना ही फैला हुआ है। तो दोस्तों लगभग 29 डिग्री और 29 डिग्री सीधा सीधा याद कर सकते हैं हम। और जब हम लेकिन इनकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो दोस्तों वो दोनों की अलग अलग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं तो इनके मध्य मतलब जो देशांतर हैं उनमें दूरियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्योंकि आपको पता है कि भूमध्य रेखा पर एक देशांतर के मध्य कितनी दूरी होती है? लगभग 111 किलोमीटर। लेकिन जब हम मध्य के अक्षांश में आ जाएंगे तो लगभग 40 43 ऐसी कुछ ये स्थितियां हो जाती है। और ध्रुवों पर जाते समय तो इनकी दूरी 0 भी हो जाती है क्योंकि ये ध्रुवों पर जाकर आपस में मिल जाते हैं। दोस्तों फिर हम बात करें कि भारत के अंदर जो विस्तार है, भारत का जो अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है, तो उसको किलोमीटर में अंतर पैदा करता है। और किलोमीटर में अंतर पैदा करने के बाद 2933 किलोमीटर ये कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की दूरी। और दोस्तों हम बात करें कि ये मतलब हमारा जम्मू कश्मीर या लद्दाख से और कन्याकुमारी तक, लद्दाख से और कन्याकुमारी तक बात करते हैं तो 3214 किलोमीटर। दोस्तों दोनों में अंतर आप समझ गए हैं, 2933 और 3214 किलोमीटर। मतलब उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 और पूर्व से पश्चिम की दूरी क्या हो जाती है हमारे पास? 2914 किलोमीटर। दोस्तों इसके बाद हम चलें, दोस्तों इसके बाद हम यदि चलें कि भारत की आकृति कैसी है तो भारत की आकृति आपको हेक्सागोनल कोलेटरल है, मतलब विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। विषम कोण चतुर्भुज के समान है। और जब दोस्तों हम भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत के क्षेत्रफल का हम वैसे तो विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जब हम इस पूरे ग्लोब की बात करते हैं तो ग्लोब का ये केवल 0.64% है। कितना प्रतिशत है? और जब हम कुल स्थलीय भाग की बात करते हैं, कुल स्थल, और कुल स्थल का मतलब कि मैं उस क्षेत्र की बात कर रहा हूं जो संपूर्ण ग्लोब में 29.1% फैला हुआ है। 29.1% फैला हुआ है। और 29.1% फैलने का मतलब है कि लगभग 14.86 करोड़ वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो उस क्षेत्र का भारत कितना प्रतिशत है? हमारा ये प्यारा भारत, तो ये कितना प्रतिशत है आपको पता है? ये आपको सबसे ज्यादा पूछा भी गया है। ये 2.40% था, 2.41% है। और 2.4% या हम 0.64% की बात करें कि ये आंकड़ों में कितना है, तो दोस्तों ये हमारे पास आंकड़ों में कुल निकल के आता है 3287,263 वर्ग या स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब दोस्तों इस क्षेत्रफल की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास 9.6% हमारे पास जल है या जलीय भाग है। जबकि इसके अंदर दूसरे भाग की बात करें तो हमारे पास 90.44% क्या है? हमारे पास जल है। तो दोस्तों ये थे हमारे
भारत की स्थितियां। अब दोस्तों भारत की स्थितियों को तो हमने विस्तृत रूप से पढ़ लिया। अब इसी के साथ साथ हम ये बात करेंगे कि हमारे पास जो भारत का कुल स्थान है, मतलब जो क्षेत्रफल के संदर्भ में, तो भारत के स्थान की बात करें तो आपको एक आर, ठीक है, ए यू सी बी ए, आर के यू सी बी ए। तो आर यानी रूस, और जब हम रूस की बात करते हैं तो 1.7 लाख, मतलब 170 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये सारे आंकड़े किस में हैं? वर्ग किलोमीटर में। और जब हम इसके बाद बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा का कैसे, मतलब कनाडा, और कनाडा की जब हम बात करते हैं तो कनाडा के संदर्भ में हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 99 लाख। देखिए कैसे याद करेंगे, रूस का 70, रूस का 170, और कनाडा का, देखिए दोस्तों ये न है ना, ये नो जैसा लग रहा है, 99 लाख वर्ग किलोमीटर, ये याद हो जाएगा आसानी से। यूएसए की बात करें तो यूएसए की बात मतलब अमेरिका, और यूएसए की जब हम बात करते हैं तो यूएसए कनाडा से एक कम, 98 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा पड़ोसी चीन, और चीन की जब हम बात करते हैं तो चीन के पास क्षेत्रफल है 96 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आ जाता है ब्राजील, ठीक है, और जब हम ब्राजील की बात करते हैं, ब्राजील की जब बात करते हैं तो ब्राजील के पास क्षेत्रफल है 85 लाख किलोमीटर। और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं 76 लाख किलोमीटर। और फिर हमारा आता है यहाँ 7वें नंबर पर, ठीक है, तो हमारा प्यारा इंडिया, इंडिया था अर्थ भारत, आर्टिकल 1, वैसे भी याद कर लेना है आपको ये, 32 लाख वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों ये था हमारा भारतीय भूगोल के संदर्भ में पहला टॉपिक। आशा करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा ये आपको। अब दोस्तों हम बात करें हमारे और, मतलब भारतीय भूगोल के संदर्भ में और वर्गीकरणों की, तो दोस्तों ये हमारा केवल इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था। तो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो के साथ साथ ही हम एक चीज और पढ़ लेते हैं। दोस्तों आपको पता है कि ये हमारी कर्क रेखा, या मैं ऐसा मानता हूँ कि इसको जीरो मान लेता हूँ, फिर ये हमारी कर्क रेखा, और ये हमारी मकर रेखा। अब सूर्य को आपको इस इनके सूर्य के संदर्भ में आपको पता है कि सूर्य कर्क रेखा, मकर रेखा, और हमारी पृथ्वी जो सूर्य की अक्षांशीय स्थिति है उनके संदर्भ में निरंतर चक्कर लगाती है। और निरंतर चक्कर लगाने का मतलब हुआ कि जब हम बात करें, जब हम 3 का पहाड़ा बोलते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 तिया 9, और 3 चौक 12, ठीक है। अब दोस्तों ये हो गए मंथ कि हमारे जो सूर्य की स्थिति है, तीसरा महीना मतलब मार्च, ठीक है, और 6, ठीक है, और 9th मंथ सितंबर, और आप जानते हैं कि 12th हमारा दिसंबर। अब दोस्तों आपको एक चीज याद करनी है, एक कि इनकी डेट है 21, 21 है ना, फिर 22, और फिर 23, 22, 21, 21, 23, अर्थात 21 मार्च को सूर्य चमकेगा हमारी भूमध्य रेखा पर। 23 मार्च को हमारा सूर्य चमकेगा, वो 23 सितंबर को हमारा सूर्य चमकेगा कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर।
और फिर 21 जून की जब हम बात करते हैं तो हमारा सूर्य कहाँ चमकेगा? कहाँ पर? कर्क रेखा पर। ठीक है, ये है 23.5 नॉर्थ और ये है 23.5 साउथ। जब हमारे यहाँ सर्दियां होगी तो सूर्य कहाँ पर चमकने वाला है? मकर रेखा पर। और मकर रेखा पर कब चमकेगा? 22 दिसंबर। कब? ठीक है, 22 दिसंबर को। और इस दिन आपको पता है कौन सा डे होता है? ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे पृथ्वी की स्थितियां, क्योंकि इसका बताने का मकसद यहाँ एक ही था कि जब हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अक्षांशीय और देशांतरीय स्थितियां पढ़ी थी, तो उसके संदर्भ में हमें थोड़ा बहुत तो माइंड में आ जाएगा कि हम कैसे ये चीज़ों को याद करें, क्योंकि ये कनेक्ट होने के वाली वीडियो है जो आगे भी आपके काम आएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारे यहाँ रेखा है और रेखा का नाम है कर्क रेखा। और कर्क रेखा की हम जब बात करें, कर्क रेखा के बारे में आप जानते ही हैं। और क्यों, एक सेकंड दोस्तों, कर्क रेखा के संदर्भ में आप जानते हैं कि कर्क रेखा के अंदर सबसे पहले हमारा जो भारत है वो लगभग मध्य में से गुजरती है। और गुजरते संदर्भ में गुजरात, गुजरात के बाद थोड़ा सा बांसवाड़ा वाला हिस्सा राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान के बाद ये पहुंच जाती है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद ये पहुंच जाती है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद ये निकल जाती है झारखंड। और झारखंड से के बाद ये वेस्ट बंगाल। फिर इसके बाद ये त्रिपुरा। और अंत में ये मिजोरम है। अब हम इसको भारत के मैप में भी प्लॉट कर लेते हैं, तो क्या आसानी रहेगी हमें समझने में। हम्म, ये हमारा भारत का मैप। तो भारत के अंदर यहाँ जब हम बात करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये वाला एरिया गुजरात, फिर राजस्थान, राजस्थान के बाद ये एमपी पहुंच जाती है। एमपी के बाद ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ये झारखंड वाला एरिया। ठीक है, और झारखंड के बाद ये वेस्ट बंगाल। फिर ये त्रिपुरा पहुंचती है, ये वाला एरिया त्रिपुरा। और फिर ये मिजोरम। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारी रेखा थी, कर्क रेखा। दोस्तों इसके बाद हम बात करें कि हमारे एक मानक समय रेखा है, वो है 82.5 डिग्री। वो हमारी रेखा है 82.5 डिग्री ईस्ट। अब 82.5 डिग्री की स्थिति कुछ ऐसे है। ठीक है, और यहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है। तो 82.5 डिग्री की जब हम बात करते हैं, तो 82.5 डिग्री के जब संदर्भ में हम बात करेंगे तो सबसे पहले ये यूपी, यूपी, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद ये चली जाती है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के बाद ये पहुंच जाती है उड़ीसा में। ठीक है? उड़ीसा के बाद ये पहुंच जाती है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के बाद ये निकल जाती है सीधी श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका का भी टाइम जोन हमारे जोन से ही मिलता जुलता है, इसलिए थोड़ा याद रख सकते हो आप। हाँ दोस्तों, अब हम भारत के मैप की बात करें तो इसको प्लांट प्लांट भी कर लेते हैं। दोस्तों अब जब आपको देखेंगे तो इसकी कुछ ऐसी स्थिति है, लगभग ये वाली स्थिति बनती है यहाँ से।
यहाँ से आप देख सकते हैं और फिर ये थोड़ा मतलब ऐसे श्रीलंका निकल। तो दोस्तों ये है। और दोस्तों अब आपको एक चीज़ रखना है कि जो हमारी कर्क रेखा है ना और ये हमारे 82.5 डिग्री मानक समय, दोनों, तो ये तो हो गई हमारी 82.5 डिग्री और ये हो गई 23.5 डिग्री। ये दोनों एक स्थान है दोस्तों, और वो स्थान का नाम है भैंसा मुंडा, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सूरजपुर। और सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? तब में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, ये है हमारी स्थितियाँ भारत के संदर्भ में। तो ये एक सामान्य परिचय लगभग कंप्लीट हो चुका है। कल से हम इनकी सीमाओं के संदर्भ में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे।